हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर के हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को, जो सीजन 4 के 4 एपिसोड को कवर करता है। इस आर्क में 128 से लेकर 136 चैप्टर्स तक कवर होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो तसल्ली से आराम से बैठकर देखना। चैप्टर 128 की शुरुआत होती है जहाँ में बताया जाता है कि स्वॉर्ड्समिथ विलेज तबाह हो गया था क्योंकि विलेज पर 2 अपर रैंक के डीमन ने हमला किया था। बचे हुए स्वॉर्ड्समिथ जल्दी दूसरी जगह पर विलेज को बसा लेते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि कई डीमंस फिर से हमला ना कर दें। ये सब बातें एक काकुशी जिसका नाम गोतो है तांजीरो को बता रहा था। तांजीरो पूछता है वैसे वो अपनी बेस को इतनी जल्दी कैसे बदलेंगे, जिस पर गोतो कहता है हमारे पास कई विलेज खाली हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तांजीरो यहाँ भर भर कर खाना खा रहा था क्योंकि वो एक हफ्ते से बेहोश था। तांजीरो गोतो से कहता है मित्सुरी भी काफी खाना खाती है तभी तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, मैं भी उसी की तरह खाना खाऊंगा। गोतो कहता है हाँ पर वो काफी अजीब है। गोतो तांजीरो को बताता है कि तोकितो और मित्सुरी दोनों 2 दिन से सो रहे थे और तीसरे दिन जब वो उठे तो पूरी तरीके से रिकवर हो गए थे। तांजीरो कहता है ये तो काफी बढ़िया है और फिर खाना ठूसने लगता है। गोतो कहता है मैं खुश हूँ कि सब जिंदा हैं और फिर तांजीरो से नेजुको के बारे में पूछता है। तांजीरो बताता है कि अब वो सूरज की रोशनी में चल सकती है। हाँ ये काफी अजीब है क्योंकि वो एक डीमन है, इस पर रिसर्च चल रही है पर अभी तक किसी को ये नहीं पता पड़ा कि वो ह्यूमन बन चुकी है या डीमन के रूप में विकसित हो गई है। तांजीरो कहता है लेडी तमायो इस पर रिसर्च कर रही है। गोतो पूछता है लेडी तमायो कौन है। तभी तांजीरो को खांसी होने लगती है क्योंकि वो खाना बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था। गोतो उसे आराम से खाने के लिए कहता है और पूछता है कि वैसे नेजुको और वो तीनों नटखट लड़कियां कहाँ हैं। इस पर तांजीरो कहता है अभी कोई कॉर्प नेजुको का ध्यान रखने के लिए नहीं है, इसलिए वो उसका ध्यान रख रही हैं। उनकी बदौलत नेजुको धीरे धीरे बोलना सीख रही है। गोतो कहता है अभी तक तो सब सही है और उस पीले बाल वाले लड़के के आते ही ऐसा नहीं होगा। यहाँ ये जेनित्सु की बात कर रहा था। इसके बाद जेनित्सु को दिखाया जाता है जो नेजुको को बोलता हुआ और सूरज की रोशनी में चलते हुए देखकर खुशी के मारे पागल हो जाता है। वो कहता है तुम चांद की रोशनी में तो खूबसूरत लगती थी पर सूरज की रोशनी में तो तुम और ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। वो नेजुको से उससे शादी करने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे डेली फिश और सुशी खिलाएगा। तभी नेजुको बोलती है वेलकम बैक इनोस्के, जिसे सुनकर जेनित्सु बहुत गुस्से में आ जाता है और इनोस्के को मारने की बात करता है। ओई उसे शांत रहने के लिए बोलती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जब से नेजुको ठीक हुई है तब से इनोस्के उसे अपना नाम बुलवाना सिखा रहा है। फिर सभी हाशिरास को दिखाया जाता है। उन्होंने एक दिन मास्टर की मेंशन पर इमरजेंसी मीटिंग रखी थी। सानेमी कहता है मुझे तुमसे जलन हो रही है, मुझे कोई अपर रैंक का डीमन क्यों नहीं मिलता। ओबानाई सानेमी से कहता है तुम अपने भाग्य को कंट्रोल नहीं कर सकते और तोकितो और मित्सुरी से पूछता है क्या तुम अब ठीक हो। इस पर मित्सुरी शर्माते हुए कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और मन में सोचती है उसे मेरी चिंता है। तुम समझ ही गए होंगे उसने ये क्यों कहा है। तोकितो भी यही कहता है मैं ठीक हूँ पर मैं अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ। ग्योमी कहता है अगर हम और हाशिरास को खो देते तो डीमन स्लेयर कॉर्प तबाह हो जाता। अच्छा है 2 अपर रैंक के डीमन मारे गए और दोनों हाशिरा जिंदा हैं। शिनोबु कहती है तुम दोनों इस बार काफी जल्दी हील हो गए, कैसे। जिस पर ग्यू कहता है इसके बारे में मास्टर हमें बताएंगे। तभी यहाँ मास्टर की पत्नी अमाने आती है जो बताती है कि मास्टर कगाया की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उनकी तरफ से मैं इस मीटिंग में उपस्थित हूँ। जिसे सुनकर ग्योमी मास्टर के लिए प्रे करता है। इसके बाद मीटिंग शुरू होती है जहाँ अमाने कहती है आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि अब एक डीमन सूरज की रोशनी में चल सकती है जो कि नेजुको है, तो मुजान उसके लिए जरूर आएगा ताकि वो भी सूरज को झेल सके। जल्द ही हम एक भयानक युद्ध में होंगे। अमाने को पता चलता है कि तोकितो और मित्सुरी ने अपर रैंक के डीमन से लड़ते हुए अपने डीमन स्लेयर मार्क को जागृत कर लिया था। वो उन दोनों से बताने के लिए कहती है कि उन्होंने मार्क को कैसे जगाया, जिस पर उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। अमाने बताती है कि सेंगोकू पीरियड में जिस स्वॉर्ड्समैन ने मुजान को मार ही दिया था फर्स्ट ब्रीथिंग का यूज करके, उस पर और उसके सभी डीमन स्लेयर साथी पर ये मार्क थे। वो कहती है तुमने ये कहानियां तो सुनी होगी पर ये सच है। इस पर सानेमी कहता है मैंने तो इसके बारे में पहली बार सुना है, ये इन्फॉर्मेशन छुपाई क्यों गई थी। इस पर अमाने कहती है क्योंकि कई डीमन स्लेयर इस बात पर भरोसा नहीं करते थे क्योंकि उनके ऊपर ये मार्क नहीं आता था। इस बात की डिटेल बहुत कम है क्योंकि कई सदियों तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया था और कई डॉक्यूमेंट तो तब खो गए जब डीमन स्लेयर कॉर्प के ठिकाने नष्ट हो जाते थे। जो जानकारी इनके पास है वो ये है कि जब ये मार्क किसी पर आता है तो उसके आसपास के लोगों पर भी ये मार्क आ जाता है। अमानी कहती है कि इस मार्क को जागृत करने वाला पहला इंसान तांजीरो कमाडो है, पर जब उससे पूछा गया कि उसने ये मार्क कैसे जागृत किया तो उसका जवाब काफी अजीब था। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है, इसलिए अमाने तोकितो और मित्सुरी से जानना चाहती थी कि उन पर ये मार्क कैसे आया। मित्सुरी भी तांजीरो की तरह उल्टे जवाब देती है कि पहले ये हुआ फिर ये, जिसे सुनकर सभी उसे बड़ी अजीब तरीके से देखते हैं। मित्सुरी जब ओबानाई को देखती है कि वो अपना सिर पकड़ कर रखा है तो वो समझ जाती है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। वो इसके लिए उन सबसे माफी मांगती है। इसके बाद तोकितो कहता है मुझे तो पता ही नहीं कि ये मार्क मुझ पर कब आया। तोकितो कहता है कुछ बातें हैं जिन पर हम अमल करें तो ये मार्क शायद अपीयर हो जाएगा और कहता है मैं बताऊंगा वो बातें क्या हैं। अब चैप्टर 129 की शुरुआत होती है जहाँ तोकितो बता रहा था कि कैसे उस पर ये डीमन स्लेयर मार्क आया था। वो बताता है कि जब लड़ाई के दौरान उसकी बॉडी में पॉइजन
पॉइजन फैल रहा था, तब पॉइजन को रोकने के लिए तोकितो ने अपनी ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर दिया था। और जब उसने देखा कि कोतेत्सु मरने वाला है, उसे उसकी खोई हुई मेमोरी वापस याद आने लगती है। उसे उस टाइम इतना गुस्सा आता है कि उसका खुद के इमोशन पर से कंट्रोल हट जाता है। उसका दिल 1 मिनट में 200 से ज्यादा बार धड़क रहा था और बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। जिस पर अमाने पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कितना था। तोकितो बताता है कि जब उसे बुखार हुआ था तब डॉक्टर ने बताया था कि उसका टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है और वैसा ही टेम्परेचर मुझे फाइट के दौरान महसूस हो रहा था। सानेमी कहता है क्या ये वास्तव में आसान है, जिस पर गियू उसे पोक करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे दिमाग से जलन हो रही है कि तुमने ये सोच लिया कि ये सिंपल है। सानेमी पूछता है क्या बोला तुमने, जिस पर गियू कहता है कुछ नहीं। शिनोबु कहती है हमें जल्द ही अपने मार्क को जागृत करना होगा। ग्योमी अमाने से कहता है आप चिंता मत करिए, हम अपने मार्क को जल्द ही जागृत कर लेंगे और मास्टर को आराम करने के लिए कहता है। इसके बाद अमाने एक इम्पोर्टेंट बात बताती है मार्क के बारे में, जो अभी तो सही से नहीं बताई गई इस चैप्टर में, पर मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो बात क्या है। यहाँ पर अमाने ये बताती है कि जिन पर ये मार्क आ जाता है वो सिर्फ 25 साल तक जीते हैं। जिस पर ग्योमी कहता है फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि ग्योमी की एज 25 से ज्यादा है। इसके बाद अमाने यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही ग्यू भी यहाँ से जाने लगता है। सानेमी उसे रोकता है और कहता है हम सबको डिसाइड करना होगा कि हमें आगे क्या करना है, तो अभी रुको। पर ग्यू ये कहकर जाने लगता है कि ये तुम छयों का मामला है, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। ओबनाई कहता है क्या तुम एक हशीरा नहीं हो या तुम मीटिंग छोड़कर ट्रेनिंग पर जा रहे हो, पर ग्यू इसका कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर सानेमी ग्यू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मित्सुरी उन दोनों के बीच में आती है ताकि वो सानेमी को रोक सके। उसे डर तो लग रहा था, फिर भी वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तभी ग्योमी जोरदार ताली बजाता है जिसकी आवाज से सब कांप जाते हैं। ग्योमी कहता है सब बैठ जाओ, मेरे पास एक प्रस्ताव है। इसके बाद बटरफ्लाई मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ तांजीरो से मिलने हागा नेजुका आया। तांजीरो हागा नेजुका को देखकर खुश हो जाता है, पर वो ये भी नोटिस कर लेता है कि हागा नेजुका काफी घबराया हुआ है। यहाँ हागा नेजुका शायद इसलिए घबराया हुआ था क्योंकि उसकी पुरानी स्वॉर्ड टूट गई थी और अब वो एक नई स्वॉर्ड लाया था। उसे डर था कि कहीं तांजीरो को ये पसंद भी आएगी कि नहीं। और हाँ, ये वही 300 साल पुरानी स्वॉर्ड है जो योरेची की डॉल में से मिली थी। हागा नेजुका उस स्वॉर्ड को तांजीरो को दे देता है। तांजीरो उस स्वॉर्ड को देखकर काफी खुश हो जाता है। हम यहाँ इस स्वॉर्ड पर रेंगोकू की हिल्ट को भी लगा देख सकते हैं। गोतो हागा नेजुका को ऐसा घबराता हुआ देखकर उसे बैठने के लिए कहता है। तांजीरो स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जहाँ वो देखता है कि ये स्वॉर्ड तो उसकी स्वॉर्ड से भी ब्लैक है। हागा नेजुका उस स्वॉर्ड के बारे में बताता है कि इस स्वॉर्ड को बेहद अच्छी तरीके के स्टील से बनाया गया है, तो जो पहले इसका इस्तेमाल करता होगा वो काफी ताकतवर होगा। हागा नेजुका ये भी बताता है कि इस स्वॉर्ड पर एक वर्ड लिखा है। हालांकि हर स्वॉर्ड पर बनाने वाले का नाम लिखा रहता है, पर इस स्वॉर्ड को बनाने वाले ने इस पर सिर्फ स्ले वर्ड लिखा है, यानी उसने ये स्वॉर्ड सारे डीमंस को मारने के लिए बनाई थी। तांजीरो ये सुनकर काफी चौंक जाता है, फिर कहता है पर जब मैंने इसका इस्तेमाल किया था तब तो इस पर ये वर्ड नहीं था। जिस पर हागा नेजुका गुस्से में कहता है ये इसलिए क्योंकि उस वक्त ये एक साइड से पॉलिश हुई थी और तुम लोगों ने ये मुझसे छुड़ाकर इस्तेमाल कर ली थी। अभी भी ये थोड़ी रस्टी है। और कहता है तांजीरो मुझे तुम्हें मारने का मन कर रहा है। इस स्वॉर्ड को सही करते समय कई बार मुझे रोका गया, पर मैं रुका नहीं, तभी मुझे इतनी चोट लग गई है और अभी तक वो हील नहीं हुई है। वो तांजीरो के गालों को पकड़कर खींचने लगता है। गोतो हागा नेजुका को समझाता है कि तांजीरो अभी ठीक नहीं हुआ है तो उसे आराम करने दो। जिसे सुनकर पहले तो हागा नेजुका रुक जाता है, पर फिर दोबारा तांजीरो के बालों को पकड़कर कहता है सुनो तांजीरो, अब तुम मुझे पूरी जिंदगी भर मिताराशी दांगो दोगे। तांजीरो कहता है ठीक है और इसके बाद हागा नेजुका यहाँ से चला जाता है। गोतो कहता है मैंने उनके बारे में सुना था, पर ये तो कुछ ज्यादा ही गुस्से वाले थे। जिस पर तांजीरो कहता है आज तो वो काफी शांत थे। गोतो ये सुनकर चौंक जाता है। तभी तांजीरो के पास के बेड पर ही गन्या आराम कर रहा था, जो इनकी आवाज से काफी परेशान था। तांजीरो उससे माफी मांगता है और कहता है अब हम आवाज नहीं करेंगे। तभी खिड़की को तोड़कर इनोस्के अंदर आ जाता है। गोतो उस पर चिल्लाता है और कहता है लेडी कोचो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, लेडी कोचो तुम्हें मार देंगी। गन्या तो अपने लिए एक अलग रूम मांगने लगता है क्योंकि वो इतना शोर नहीं झेल सकता था। इनोस्के चिल्लाकर कहता है ताकतवर ग्रुप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू हो गई है। तांजीरो पूछता है कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग लोगों के लेसन या कुछ और के लिए इकट्ठा होने के बारे में कुछ कहा है, जिस पर इनोस्के चौड़ में कहता है मुझे नहीं पता। अब चैप्टर 130 की शुरुआत होती है जहाँ स्पेशल ट्रेनिंग यानी हशीरा ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। इस ट्रेनिंग में जो लोअर रैंक होती है हशीरा से नीचे, वो सभी हशीरास के साथ ट्रेनिंग करते हैं। हमें बताया जाता है कि वैसे तो हशीरा किसी को ट्रेन नहीं करते क्योंकि वो काफी बिजी रहते हैं। उनका काम बड़े रीजन्स को डीमन से बचाना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। पर जब से नेजुको ने सूरज की रोशनी में चलना शुरू करा है तब से डीमन पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। इसलिए अब हशीरा रात में थोड़ी सी ड्यूटी करते हैं और दिन में छोटे रैंकर्स को ट्रेन करते हैं। ये सब बातें जेनित्सु तांजीरो को बता रहा था। तांजीरो कहता है ये तो काफी बढ़िया है, जिस पर जेनित्सु कहता है ये बढ़िया नहीं है, ये जहन्नुम में।
तांजीरो कहता है ये काफी बढ़िया है, अगर हम अपने से हाई रैंक वाले के साथ ट्रेन करेंगे तो हम जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। जिस पर जेनित्सु गुस्से में आ जाता है। वो तांजीरो के सिर को पकड़कर काटने लगता है और कहता है अगर तुम्हें ये ट्रेनिंग वाला आइडिया पसंद है तो अब हम दोस्त नहीं है। वो ये भी कहता है कि तांजीरो तुम तो यहाँ आराम करोगे पर मुझे वहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी। फिर जेनित्सु यहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तांजीरो उसे रोकता है और बताता है कि कैसे उसने उसकी थंडर ब्रीथिंग का यूज करा था अपर रैंक 4 के खिलाफ और उसे थैंक यू कहता है कि उसने उसे ये टेक्निक सिखा दी थी। जेनित्सु ये सुनकर खुश हो जाता है पर वो साथ में ये भी कहता है कि तुम ये सब कहकर मेरा मूड चेंज नहीं कर सकते। तभी यहाँ एक कासुकाई क्रो आ जाता है जो तांजीरो के लिए एक लेटर लाया था। ये लेटर मास्टर कगाया ने भेजा था। जेनित्सु भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद तेंजिन को दिखाया जाता है जो कुछ डीमन स्लेयर को ट्रेन कर रहा था। वो इन सभी से काफी नाराज था क्योंकि ये ट्रेनिंग सही से नहीं कर रहे थे। इसके बाद हमें बताया जाता है कि हाशिरा ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है। इस ट्रेनिंग में सबसे पहले फिजिकल फिटनेस तेंजिन करवाता है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग मित्सुरी करवाती है। हाई स्पीड मूवमेंट की तोगितो, स्वॉर्ड्समैनशिप की ओबानाई, इन्फिनिटी अटैक्स की सानेमी और लास्ट में स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग ग्योमी करवाता है। इस ट्रेनिंग का हाशिरा को भी फायदा था क्योंकि इस लड़ाई से वो अपनी हार्ट बीट और बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते थे जिससे उन पर डीमन स्लेयर मार्क आ सके और जिन पर ये डीमन स्लेयर मार्क है वो उसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। पर एक हाशिरा इन सभी चीजों से दूर था और वो गियू था। इसके बाद गियू को दिखाया जाता है जो कि अकेला बैठा हुआ था। वहाँ उससे मिलने तांजीरो आता है। तांजीरो अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताता है और पूछता है जब वो ठीक हो जाएगा क्या वो उसके साथ ट्रेन कर सकता है, जिस पर गियू मना कर देता है। तांजीरो से पूछता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। गियू बताता है कि वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि तांजीरो ने अभी तक वाटर ब्रीथिंग को मास्टर नहीं किया था। गियू चाहता था कि तांजीरो जल्दी से जल्दी वाटर हाशिरा बन जाए। वो कहता है अभी कोई वाटर हाशिरा नहीं है, किसी को ये रोल निभाना होगा। तांजीरो कहता है तुम हो तो वाटर हाशिरा, जिस पर गियू मना कर देता है कि वो वाटर हाशिरा नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मास्टर ने उस लेटर में क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था कि वो गियू से बात करना चाहते हैं पर उनकी हालत बहुत खराब है। मास्टर को डर था कि जल्द ही मुजान हमला करेगा और अगर गियू ऐसे ही अलग भागता रहा तो उनके लिए दिक्कत होगी। वो तांजीरो से उससे बात करने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे समझा सके। तांजीरो ये काम करने के लिए मान जाता है। वो दिन रात गियू के पीछे पड़ा रहता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है। गियू भी उससे दूर भागता रहता है। फिर 4 दिन बाद गियू फाइनली रुक जाता है और तांजीरो को बताता है कि उसने फाइनल सिलेक्शन पास नहीं किया था। वो बताता है कि जिस साल उसने फाइनल टेस्ट दिया था उस समय उसका एक दोस्त था जिसका नाम साबितो था। गियू और साबितो की दोस्ती काफी बढ़िया थी। उन दोनों ने फाइनल टेस्ट साथ में दिया था। उस साल टेस्ट में सिर्फ एक लड़का मारा गया था, वो साबितो था। साबितो इतना ताकतवर था कि उसने अकेले सारे डीमंस को मार दिया था और सभी की जान भी बचाता जा रहा था। पर अनफॉर्चुनेटली उसे उस लास्ट डीमन ने मार डाला था जिसको उरोको डाकी ने कैद किया था वहाँ पर। गियू को बस ये ध्यान था कि पहले ही डीमन ने आकर उसे घायल कर दिया था। साबितो उसे बचाकर एक लड़के के पास छोड़ जाता है, फिर और लोगों की मदद करने के लिए निकल जाता है। फिर उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो 7 दिन का फाइनल टेस्ट कंप्लीट हो गया था और गियू उसमें पास था। पर गियू सोचता है कि उसने एक भी डीमन को नहीं मारा था फाइनल टेस्ट में, बल्कि उसकी जान तो साबितो ने बचाई थी। इसलिए वो खुद को वाटर हाशिरा नहीं मानता था। वो तांजीरो से भी कहता है कि तुम्हें किसी हाशिरा से ट्रेनिंग लेनी चाहिए और ना मैं अपने मार्क को जागृत कर सकता हूँ। साबितो होता तो वो जरूर कर लेता। अब चैप्टर 131 की शुरुआत होती है जहाँ तांजीरो गियू के दर्द को समझ पाता है क्योंकि जिस प्रकार गियू सोचता है कि साबितो की जगह अगर वो मर जाता तो अच्छा रहता। साबितो उससे ज्यादा ताकतवर था। उसी प्रकार तांजीरो सोचता था कि रेंगोकू ने तांजीरो, जेनित्सु, इनोस्के और लोगों की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। तांजीरो भी उस समय टूट गया था पर इनोस्के उसे हौसला देते हुए कहता था कि रेंगोकू ने हम पर भरोसा किया है, कुछ भी हो हमें जीना होगा। तांजीरो गियू को रोककर कहता है कि क्या तुम साबितो के दिए हुए तोहफे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जिसे सुनकर उसे पास्ट का एक सीन याद आता है जहाँ गियू और साबितो ट्रेनिंग कर रहे थे। गियू से वो पड़ा पत्थर नहीं कट रहा था जिसे काटने पर फाइनल सिलेक्शन में जा सकते थे। गियू कहता है मैं कितना कमजोर हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए, जिस पर साबितो उसे जोरदार चमाट लगाता है और गियू को याद दिलाता है कि उसकी बहन सुताको ने खुद की जान की परवाह ना करते हुए गियू की जान बचाई थी एक डीमन से। गियू इस वक्त को याद करता है जहाँ उसे सिर्फ ये याद आता है कि उसकी बहन की अगले दिन शादी थी पर एक डीमन से गियू को बचाते हुए वो मारी गई। गियू इस बात को याद करके और दुखी हो जाता है और वहाँ से जानने लगता है। तभी तांजीरो को एक आइडिया आता है कि गियू को वो एक ईटिंग कॉन्टेस्ट में चैलेंज करेगा और अगर गियू हार जाता है तो उसे ट्रेनिंग में तांजीरो की मदद करनी होगी। अब ये एक ईटिंग कॉन्टेस्ट था तो इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं थी और गियू को समझाने के लिए ये परफेक्ट था। इसके बाद वो दोनों सोबा खाने चले जाते हैं। इसके बाद शिनोबू को दिखाया जाता है जो भागकर एक जगह पर आकर बैठ जाती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी पीछे से कानाओ उससे पूछती है कि क्या वो विंड हाशिरा और ग्योमी के बाद उसके साथ ट्रेनिंग कर सकती है, जिस पर शिनोबू मना कर देती है कि वो इस बार हाशिरा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जिसे सुनकर कानाओ थोड़ा उदास हो जाती है। फिर शिनोबू
शिनोबू कहती है चलो अब हम ये बात करें कि कैसे हम उस डीमन को मारेंगे जिसने मेरी बहन काने को मारा था। यहाँ तमायो के घर पर एक कासुगाई क्रो आता है जो मास्टर कगाया का संदेश लेकर आया था। तमायो से पूछती है कि उसने उसका घर कैसे ढूंढा। वो क्रो बताता है कि उसने सबसे पहले उस मालिक को ढूंढा जिससे उसने ये घर लिया था, फिर यूशिरो के सेंसेस पर कंट्रोल करके वो यहाँ पहुँच गया। तमायो से पूछती है कि वो क्या चाहता है। वो क्रो कहता है क्या आप मुजान को मारने में हमारी मदद करेंगे, अगर हाँ तो क्या आप मास्टर के मेंशन पर आ सकती हैं। जिसे सुनकर तमायो घबरा जाती है कि डीमन स्लेयर कॉप हेडक्वार्टर में जाना होगा। वो ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि वो एक डीमन थी। अब चैप्टर 132 की शुरुआत होती है जब तांजीरो फुल रिकवर होकर हशीरा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट लेता है। सबसे पहले वो तेंजिन के साथ ट्रेनिंग करता है। तेंजिन और उसकी पत्नियां तांजीरो को एकदम फिट देखकर खुश हो जाते हैं। 10 दिन बाद तांजीरो तेंजिन की ट्रेनिंग को पास करके तोकितो के पास जाता है। तांजीरो वहाँ पर भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। तोकितो और तांजीरो अब काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। तोकितो तांजीरो को अगले हशीरा के पास जाने की परमिशन दे देता है। अभी सिर्फ 5 दिन हुए थे इसलिए तांजीरो थोड़ा चौंक जाता है। बाकी डीमन स्लेयर तोकितो से पूछते हैं कि क्या वो भी यहाँ से जा सकते हैं। उन्हें यहाँ 2 हफ्ते हो गए थे, जिस पर तोकितो उन्हें और ट्रेनिंग करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो सभी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद तांजीरो ट्रेनिंग के लिए अगली हशीरा मित्सुरी के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। मित्सुरी की ट्रेनिंग के लिए सब लोग लड़कियों वाली डांसिंग ड्रेस पहन लेते हैं, फिर डांस और फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग करते हैं जो कि किसी नरक से कम नहीं था। फिर तांजीरो अगले हशीरा ओबानाई के पास जाता है जो तांजीरो का ही इंतजार कर रहा था। वो तांजीरो पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसे मित्सुरी ने बताया था कि तांजीरो और उसने ट्रेनिंग के वक्त काफी मस्ती की थी और ये बात ओबानाई को अच्छी नहीं लगती। वो तांजीरो को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ बहुत सारे डीमन स्लेयर कॉप को बांधा रखा था। तांजीरो तो उन्हें देखकर घबरा जाता है और ओबानाई से पूछता है कि क्या इन्होंने कोई गुनाह किया है, जिस पर ओबानाई कहता है इन्होंने कमजोर होने का, ना सीखने का और मुझे इरिटेट करने का गुनाह किया है। जिसे सुनकर तांजीरो की हालत और खराब होने लगती है। इसके बाद तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू होती है जहाँ उसे एक लकड़ी की स्वॉर्ड मिलती है। ओबानाई भी एक लकड़ी की स्वॉर्ड लेता है। ट्रेनिंग ये थी कि उनको एक दूसरे को हिट करना था, पर ये इतना भी आसान नहीं था क्योंकि चारों ओर डीमन स्लेयर कॉप लटके हुए थे और अगर स्ट्राइक मिस हुआ तो सीधा उन कॉप्स में पड़ेगा। बैटल शुरू होती है। ओबानाई अपनी वुड स्टिक से तांजीरो पर हमला करता है, वो भी 2 कॉप्स के बीच में से। तांजीरो ये देखकर चौंक जाता है कि ओबानाई अपने अटैक्स को बैंड कर सकता है जैसे सांप करता है। तांजीरो अटैक करने की कोशिश करता है पर वो उन कॉप्स की वजह से सही से अटैक नहीं कर पा रहा था। 3 दिन तक ट्रेनिंग चलती रहती है और तांजीरो खूब पिटता है, पर चौथे दिन फाइनली तांजीरो एक अटैक ओबानाई पर कर देता है जो उसके बालों पर लगता है और उसके बाल हल्के से कट जाते हैं। इसे देखकर ओबानाई तांजीरो को अगले हशीरा के पास जाने की परमिशन दे देता है, पर वार्निंग भी साथ में देता है कि अगर वो मित्सुरी के पास दिखा तो गया। तांजीरो सोचता है कि ये अभी भी मुझसे नफरत करता है और थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद तांजीरो अगले हशीरा सानेमी के पास जाता है। उसके डोजो तक पहुँचने का रास्ता भूल भुलैया टाइप था। तांजीरो को रास्ते में जेनित्सु मिलता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो तांजीरो से यहाँ से भागने के लिए मदद मांगता है। तभी सानेमी यहाँ आ जाता है जो उसे या तो ट्रेनिंग चॉइस करने के लिए कहता है या मौत, जिसे सुनकर जेनित्सु बहुत ज्यादा डर जाता है। सानेमी उसे चमाट लगा के बेहोश कर देता है और तांजीरो को उसे उठा के लाने के लिए कहता है। तांजीरो सानेमी से बात करने की कोशिश करता है पर सानेमी कहता है दूर रहो, तुम मुझे पसंद नहीं। जिस पर तांजीरो तगड़ा जवाब देता है। वो कहता है मुझे भी तुम पसंद नहीं, तुमने नेजुको को तलवार मारी थी और चौड़ में चलते हुए सानेमी से आगे चला जाता है। इसके बाद हमें सानेमी के ट्रेनिंग सेशन के बारे में बताया जाता है। सानेमी की ट्रेनिंग सिंपल और बहुत खतरनाक थी। इसमें सीधे एक दूसरे पर हमला करना है और ट्रेनिंग सेशन तब बंद होता था जब सामने वाला बेहोश हो जाता था। जेनित्सु आंख खोलते ही तांजीरो को पीटने लगता है कि वो उसको यहाँ वापस क्यों ले आया। फिर तांजीरो सानेमी के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है। ओबानाई की तरह सानेमी भी तांजीरो पर रहम नहीं खाता और उसे बुरी तरीके से मारता है। ओबानाई तो उसे बीच में थोड़ा रेस्ट भी देता था, पर सानेमी तो तब तक नहीं रुकता था जब तक तांजीरो को खून की उल्टियां न होने लगे या वो बेहोश ना हो जाता। दिन के अंत तक तांजीरो की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो आराम करने जा रहा था, तभी उसे गेन्या और सानेमी की आवाज आती है। तांजीरो देखता है कि सानेमी और गेन्या बात कर रहे थे। सानेमी गेन्या को यहाँ से जाने के लिए कहता है और अगर वो यहाँ से नहीं जाएगा तो वो उसे मार देगा। अब चैप्टर 133 की शुरुआत होती है जहाँ सानेमी गेन्या को डीमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ने के लिए कहता है। गेन्या कहता है कि वो उससे माफी मांगना चाहता है, पर सानेमी वहाँ से जाने लगता है और कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गेन्या सानेमी से कहता है मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ा था और मैंने एक डीमन को भी खाया। जिसे सुनकर सानेमी रुक जाता है और बड़े ही गुस्से में कहता है तुमने डीमन को खाया, और एकदम से गायब हो जाता है। गेन्या को कुछ समझ नहीं आता, पर तभी तांजीरो पीछे से आकर गेन्या को वहां से हटा देता है क्योंकि सानेमी गेन्या की आंखों को फोड़ने वाला था। वो दोनों दीवार को तोड़कर बाहर गिर जाते हैं जहाँ जेनित्सु को लगता है कि सानेमी फिर से ट्रेनिंग के लिए आ गया। वो सबसे बेहोश होने का नाटक करने के लिए कहता है। तभी उसकी नजर तांजीरो और गेन्या पर जाती है। वो उन्हें डांटता है कि दीवालों को मत तोड़ो, सानेमी तुम्हें मार डालेगा। तभी सानेमी गुस्से में बाहर आता है जिसे
उसे देखकर जेनेत्सु तो डर के मारे रोने लगता है। सानेमी कहता है मैं गेन्या को इतना मारूंगा कि वो कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। वो उसे एक ऑप्शन भी देता है कि अगर वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ देता है तो वो उसे माफ कर देगा। तांजीरो सानेमी पर चिल्लाता है और कहता है कि वो उसे ऐसा नहीं करने देगा। तांजीरो कहता है तुम गेन्या पर दबाव नहीं डाल सकते, अगर तुम उसे अपना छोटा भाई नहीं मानते तो तुम उस पर हक नहीं चला सकते। वो ये भी कहता है कि अगर गेन्या डीमन स्लेयर कॉर्प्स में ना होता तो हम कभी अपर रैंक के डीमन को हरा ही नहीं पाते। ये सुनकर सानेमी अब तांजीरो को पहले मारने की बात करता है और तांजीरो के पास आकर उसके पेट में एक मुक्का देकर मारता है, पर तांजीरो अपने हाथ को अड़ाकर इस अटैक को रोक लेता है और सानेमी उसे उठाकर नीचे पटक देता है। तांजीरो जेनेत्सु को गेन्या को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। जेनेत्सु चिल्लाते हुए कहता है मेरा नाम मत चिल्लाओ। तभी सानेमी अपनी किक से तांजीरो के कान को थोड़ा काट देता है। गेन्या सानेमी से कहता है कि तांजीरो का इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी जेनेत्सु उसे पकड़कर यहाँ से ले जाने लगता है और सानेमी के बारे में बुरा भला कहता है, जिसे सुनकर गेन्या जेनेत्सु को जोरदार पंच लगाता है और कहता है मेरे भाई के बारे में बुरा भला मत बोलो। सानेमी और तांजीरो की लड़ाई शाम तक चलती है। सभी कॉर्प्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। फिर तांजीरो को उसके कासुगाई क्रो से डांट भी पड़ती है। उसे सानेमी के साथ ट्रेनिंग भी करने को नहीं मिलती। तांजीरो को दुख हो रहा था कि वो सानेमी और गेन्या के बीच में सुलह नहीं करवा पाया। जेनेत्सु उसकी तारीफ करता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम जो सानेमी के खिलाफ खड़े हुए वो काफी बड़ी बात थी। वो दोनों अब अगले हशीरा ग्योमी के पास जा रहे थे। जेनेत्सु चिल्लाकर कहता है ये स्टोन हशीरा क्या पागल है, माउंटेन्स के इतने अंदर कौन घर बनाता है। तभी उन्हें एक वाटरफॉल दिखता है जहाँ कुछ डीमन स्लेयर कॉर्प्स और इनोस्के उसके नीचे खड़े थे। तांजीरो और जेनेत्सु ये देखकर डर जाते हैं। तभी पीछे से ग्योमी की आवाज आती है जो इन दोनों का वेलकम करता है। तांजीरो और जेनेत्सु जब ये देखते हैं कि ग्योमी आग में बड़ी बड़ी लकड़ियों के साथ पत्थरों को बांध अपने ऊपर रख कर बैठा है, इन दोनों की तो बत्ती गुल हो जाती है। चैप्टर 134 की शुरुआत होती है जहाँ में स्टोन हशीरा ग्योमी की ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। ग्योमी की ट्रेनिंग में 3 पड़ाव थे। पहला वाटरफॉल में ट्रेन करना, दूसरा बड़ी बड़ी लकड़ियों के गुच्छे को उठाना और तीसरा एक बड़े से बोल्डर को मूव करना। ट्रेनिंग में चौथा पार्ट भी था जो कि था आग पर बैठना, पर ग्योमी इन नए ट्रेनर्स पर इतना जोर नहीं डालना चाहता था तो वो उस पार्ट को हटा देता है। जेनेत्सु ग्योमी की ये बातें सुनकर बेहोश हो जाता है। ग्योमी तांजीरो से जेनेत्सु को पानी में फेंकने के लिए कहता है। पानी इतना ठंडा होता है कि जैसे ही जेनेत्सु उस पानी के अंदर जाता है उसे ऐसा लगने लगता है कि वो जमने वाला है। जेनेत्सु जल्दी पानी से बाहर आता है पर तब भी उसे ठंड लग रही थी। एक डीमन स्लेयर कॉप जिसका नाम मुराता होता है वो जेनेत्सु को चट्टानों से चिपकने के लिए कहता है क्योंकि वो गर्म थी। जेनेत्सु भी यही करता है और उसे थोड़ी गर्माहट महसूस होती। तांजीरो वाटरफॉल में जाकर खड़े होने की कोशिश करता है। तांजीरो देखता है सभी कॉप्स उस वाटरफॉल के नीचे से हट गए हैं पर इनोस्के वहीं खड़ा है। तांजीरो को याद आता है कि ग्योमी ने कहा था कि वाटरफॉल के नीचे नेनेन बुत्सु चैंट करते रहना जिससे ये पता चलेगा कि तुम होश में भी हो या नहीं। पर तांजीरो देखता है कि इनोस्के तो सुन्न खड़ा है। तांजीरो जल्दी से इनोस्के को वाटरफॉल से बाहर लाता है और उसे होश में ले आता है। फिर तांजीरो खुद उस वाटरफॉल के नीचे जाता है जहाँ वो कुछ देर तक उस वाटरफॉल के नीचे टिक पाता है। फिर तांजीरो भी आकर चट्टानों से चिपक जाता है ताकि उसे गर्माहट महसूस हो। मुराता तांजीरो और इनोस्के की तारीफ करता है क्योंकि वो पहले ही दिन इतनी देर तक वाटरफॉल के नीचे टिक पा रहे थे। मुराता को यहाँ 10 दिन हो गए थे और उसने अपनी वाटरफॉल ट्रेनिंग पास कर ली थी। अब वो अगली ट्रेनिंग पर जाता है जहाँ उसे लकड़ी के बड़े बड़े गुच्छे उठाने थे। थोड़ी देर बाद सब कॉप्स और तांजीरो वगैरह बैठकर मछलियां खाते हैं। इनोस्के ग्योमी की तारीफ करते हुए कहता है वो बूढ़ा आदमी काफी ताकतवर है, पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तांजीरो कहता है शायद ग्योमी डीमन स्लेयर मार्क को जल्दी जागृत कर लेगा, जिस पर इनोस्के कहता है हाँ अगर ऐसा हुआ तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। इनोस्के इन बातों के बीच में 10 मछलियां खा जाता है। जेनेत्सु ग्योमी के बारे में बुरा भला बोलता है। वो कहता है ग्योमी खुद एक भी पत्थर को मूव नहीं कर सकता, वो सिर्फ हमारे मजे लेता है। पर तांजीरो कहता है ऐसा नहीं है, मैंने सुना है ग्योमी बड़े से बड़े पत्थर को भी मूव कर सकता है। जिस पर जेनेत्सु कहता है जिसने तुमसे ये कहा है वो तुम्हें उल्लू बना रहा था। तभी उन सबको आवाज आती है जहाँ वो देखती हैं कि ग्योमी एक बहुत बड़े पत्थर को मूव कर रहा है। ये देखकर तो जेनेत्सु का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तांजीरो जेनेत्सु से पूछता है क्या वो भी ग्योमी की तरह बन सकता है, जिस पर जेनेत्सु उसे पीटने लगता है और कहता है वो एक भालू जितना बड़ा है, दिग्गजों और बोनों के जन्म में अंतर होता है। तभी इनोस्के उठकर अपनी अगली ट्रेनिंग के लिए जाने लगता है। जेनेत्सु तांजीरो और इनोस्के का पॉजिटिव माइंडसेट देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद तांजीरो और जेनेत्सु भी अपनी 2 ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, पर बोल्डर को मूव करने की ट्रेनिंग में वो फेल हो रहे थे। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि कोई भी ग्योमी की ट्रेनिंग को कभी भी क्विट कर सकता है, पर बाकी हशीरास ऐसा नहीं करने देते थे। रात में ये सब बैठकर खाना खा रहे थे जहाँ वो हशीरास की तारीफ करते हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनके लिए सब कुछ आसान है। एक कॉर्प जिसका नाम नोगुची होता है वो अपने साथी जिनका नाम शिमामोतो, नागाकुरा और योशिओका से कहता है लोगों को समझ में आ जाता है कि उनमें और हशीरास में क्या अंतर है। तभी वो अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देते
देते हैं जैसे उस गोरे बंदे ने छोड़ी थी। यहाँ ये जेनेत्सु की बात कर रहे थे। सभी कॉप्स तांजीरो की तारीफ करते हैं कि वो खाना काफी अच्छा बनाता है, जिस पर तांजीरो कहता है मेरी फैमिली चारकोल का काम करती थी तो हीट का इस्तेमाल हम ज्यादातर कुकिंग में करते थे। इसके बाद 6 दिन बीत जाते हैं और अभी तक तांजीरो उस बोल्डर को मूव नहीं कर पाता। तांजीरो थक हार के उस बोल्डर के पास ही लेट जाता है और सोचता है कि वो बोल्डर को मूव क्यों नहीं कर पा रहा, क्या उसमें किसी स्ट्रेंथ या स्किल की कमी है। तांजीरो को ये भी चिंता हो रही थी कि डीमंस काफी दिनों से शांत हैं, क्या पता वो कब हमला कर दें। वो ये सोचकर उदास होने लगता है कि वो इतना ज्यादा ट्रेन कर रहा है तब भी वो मार्क को मेंटेन नहीं कर पा रहा। तभी वहाँ गेन्ने आ जाता है जो तांजीरो से कहता है क्या तुम्हारा ये मार्क डार्क होता जा रहा है। तांजीरो गेन्ने को देखकर एकदम डर जाता है। गेन्ने तांजीरो से उसका हाल पूछने आया था क्योंकि सानेमी से लड़ाई के बाद वो तांजीरो से मिलने नहीं आ पाया था। गेन्ने बताता है कि लड़ाई के बाद ग्योमी उससे गुस्सा हो गया था। ग्योमी ने गेन्ने को कहीं भी जाने से मना कर दिया था। साथ में गेन्ने को ये भी ऑर्डर्स मिलते हैं कि वो अपने बड़े भाई सानेमी से दूर रहेगा। गेन्ने तांजीरो से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे सानेमी से मार पड़ी थी, जिस पर तांजीरो कहता है कोई दिक्कत नहीं है। गेन्ने फिर तांजीरो के मार्क के बारे में पूछता है। तांजीरो कहता है क्या ये सच में डार्क होता जा रहा है, पर यहाँ पर तो किसी ने ये बात नहीं कही, जिस पर गेन्ने कहता है वो इसलिए क्योंकि वो इस मार्क को डेली देखते हैं तो उनके लिए ये नोटिस करना मुश्किल है। तांजीरो गेन्ने से मिरर मांगता है ताकि वो अपने मार्क को देख सके, जिस पर गेन्ने कहता है मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। यहाँ पर इन दोनों के कासुगाई क्रो भी होते हैं जो आपस में लड़ रहे थे। गेन्ने तांजीरो से पूछता है क्या वो बोल्डर ट्रेनिंग कर रहा है, जिस पर तांजीरो कहता है हाँ, पर अभी तक मैंने इसे थोड़ा भी मूव नहीं करा है। फिर गेन्ने से पूछता है क्या उसने अपना बोल्डर मूव कर दिया, जिस पर गेन्ने बताता है कि उसने थोड़ा सा ही मूव किया है। वो तांजीरो से पूछता है क्या वो रिपीटेटिव मोशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, पर तांजीरो को इस टेक्निक के बारे में नहीं पता था। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि ग्योमी टीचिंग में अच्छा नहीं है। गेन्ने तांजीरो से कहता है तुम्हें ग्योमी को ध्यान से देखना होगा और उसकी स्किल्स को सीखना होगा। गेन्ने ये भी बताता है कि हाई कंसंट्रेशन के लिए नैनेन बुत्सु चैंट करते रहना जैसे ग्योमी करता है। इन दोनों की ये सब बातें पेड़ के पीछे से ग्योमी सुन रहा था। इसके बाद हमें कुछ डीमंस आई दिखाई जाती हैं जिन पर 4 लिखा था, जो एक डीमन स्लेयर का पीछा कर रही थी। इन आई को इन्फिनिटी कासल से नाकीमे कंट्रोल कर रही थी, यानी अब अपर रैंक 4 नाकीमे है। नाकीमे मुजान को बताती है कि उसने डीमन स्लेयर के 60% जगह को ढूंढ लिया है, पर अभी तक उसे नेजुको नहीं मिली है। मुजान नाकीमे की तारीफ करता है और उसे लोकेशन बताता है जहाँ उसे अब सर्च ऑपरेशन करना था। मुजान सोचता है मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूंगा नेजुको और कगाया। अब चैप्टर 135 की शुरुआत होती है जब गेन्या तांजीरो को रिपीटेटिव टेक्निक के बारे में बताता है। इस टेक्निक को करते समय सभी सेंसेस खुले होने चाहिए। ये टेक्निक टोटल कंसंट्रेशन से बिल्कुल अलग है। इस टेक्निक को गेन्या भी कर पाता है, भले ही वो किसी भी ब्रीथिंग स्टाइल को नहीं जानता है। हमें यह बताया जाता है कि जब गेन्या और ग्योमी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अपनी लाइफ की क्रोध और पीड़ा की मेमोरी याद आती है, जिससे उनके बॉडी का टेम्परेचर और हार्ट बीट बढ़ जाती है। पर यहाँ पर एक बात काफी अजीब थी, क्योंकि जब किसी पर मार्क आता है तो उसे ऐसा ही महसूस होता है जैसे रिपीटेटिव टेक्निक में महसूस होता है। तो इस हिसाब से गेन्या और ग्योमी पर तो मार्क आ जाना चाहिए था। फिर गेन्या के जाने के बाद तांजीरो रिपीटेटिव टेक्निक का यूज करता है। इस टेक्निक को यूज करते ही तांजीरो को सबसे पहले अपनी फैमिली दिखती है, फिर रेंगोकू। इस टेक्निक के दौरान तांजीरो का कंसंट्रेशन हाई लेवल पर जाने लगता है और उसके बाद तांजीरो धीरे धीरे उस बोल्डर को मूव करता जाता है। जेनेत्सु और इनोस्के ये देखकर शॉक हो जाते हैं। तांजीरो को ऐसे देख इनोस्के के अंदर आग लग जाती है और वो भी उस बोल्डर को मूव कर पाता है। अब बेचारा अकेला जेनेत्सु रह गया था। तभी उसके पास उसकी स्पैरो आती है जो उसके लिए एक लेटर लाई थी। तांजीरो फाइनली बोल्डर ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है। वो बहुत ज्यादा थक जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगा अगर उसे पानी नहीं मिला। तभी यहाँ ग्योमी आता है जो तांजीरो को पानी पिलाता है। पानी पी के तांजीरो की जान में जान आती है। ग्योमी तांजीरो से काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसने ट्रेनिंग तो कंप्लीट की थी, साथ में उसने जो सॉर्टस्मिथ विलेज में नेजुको की जान की परवाह ना करते हुए लोगों की जान बचाई थी वो ग्योमी को काफी बढ़िया लगा था। पर तांजीरो उससे कहता है कि वो तो नेजुको का डिसीजन था, मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि मैं नेजुको को बचाऊं या विलेजर्स को। ये सुनकर ग्योमी सोचता है बच्चे काफी मासूम, पवित्र और कमजोर होते हैं, वो आसानी से झूठ बोल देते हैं, पर ये बच्चा अलग है। तांजीरो ग्योमी को बताता है कि उसकी मदद हमेशा कोई ना कोई कर देता है, जिसकी वजह से वो कभी भी गलती करके नहीं सीख पाता। वो कहता है आप मेरा सम्मान इतनी जल्दी मत कीजिए और ग्योमी को थैंक यू कहता है कि उसने उसे पानी दिया और ट्रेनिंग करवाई, जिस पर ग्योमी कहता है कोई कुछ भी कहे तांजीरो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तांजीरो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर ग्योमी अपनी बैक स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि वो पहले एक अनाथ आश्रम चलाता था एक मंदिर में, जहाँ वो बच्चे रहते थे जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो सब एक दूसरे की मदद करते थे और काफी खुशी से रहते थे। पर एक दिन एक बच्चा रूल्स को तोड़ देता है। वो रात तक टेम्पल में वापस नहीं आता। उस बच्चे को रास्ते में एक डीमन मिल जाता है। वो खुद की जान बचाने के लिए उस डीमन से एक सौदा करता है कि अगर वो उसे जाने देगा तो वो उसे 9 लोग खाने के लिए देगा। वो डीमन इस सौदे को मान लेता है। ग्योमी पूरे टेम्पल के बाहर विस्टेरिया फ्लावर की अगरबत्ती जला के रख देता था जिससे वो डीमन से बचे रहें, पर वो लड़का उन अगरबत्तियों को बुझा देता है और डीमन को अंदर बुला लेता है।
अंदर आते ही वो डीमन 4 बच्चों को मार देता है। ग्योमी बचे हुए 4 बच्चों को बचाने की कोशिश करता है पर उनमें से 3 डर के मारे इधर उधर भाग जाते हैं। ग्योमी उस वक्त काफी दुबला पतला था। सिर्फ एक बच्ची ग्योमी की बात सुनती है जिसका नाम सायो होता है। वो डीमन उन तीनों बच्चों को भी मार देता है। फिर डीमन सायो को मारने आता है पर ग्योमी उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस डीमन को तब तक मारता है जब तक वो पूरी तरीके से मर नहीं जाता। ग्योमी ने उस रात अपने सभी बच्चों को खो दिया था, सिर्फ सायो बची थी। फिर जब लोग आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ तो सायो कहती है कि ग्योमी एक मॉन्स्टर है, उसने सभी को मार डाला। फिर ग्योमी को पकड़कर बंदी बना लेते हैं और मौत की सजा देते हैं पर मास्टर आकर ग्योमी को बचा लेते हैं। ग्योमी उस वक्त सायो को ये सोचकर माफ कर देता है कि वो सिर्फ 4 साल की है। उसके बाद ग्योमी पूरी तरीके से बदल गया और उसने लोगों पर भरोसा करना बंद कर दिया। वो तांजीरो पर भी भरोसा नहीं करता था पर अब उसे तांजीरो पर पूरा भरोसा है। वो तांजीरो से कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम कभी भी गलत रास्ते पर ना जाओ। तांजीरो ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और ग्योमी से कहता है वो अपना बेस्ट देगा। फिर ग्योमी तांजीरो को आशीर्वाद देता है। अब चैप्टर 136 की शुरुआत होती है जहाँ गेन्या, तांजीरो और इनोसुके खाना खा रहे थे। जहाँ गेन्या बताता है कि ग्योमी काफी अच्छा है, वो मुझे अपना सक्सेसर नहीं बनाएगा क्योंकि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है पर उसने मुझे ट्रेन किया। वो बताता है कि जब ग्योमी को पता चला कि मैं डीमंस खाता हूँ तो उसने मुझे अपनी जांच कराने को कहा और तब मुझे शिनोबू से मिलवाया। शिनोबू का नाम सुनकर इनोसुके कहता है वो मुझे हमेशा लेक्चर देती रहती है। तांजीरो गेन्या से पूछता है क्या तुम मेरे साथ ग्यू के पास चलोगे, जिस पर गेन्या मना कर देता है क्योंकि उसने अपना बोल्डर मूव नहीं करा था। जब इनोसुके को पता चलता है कि गेन्या किसी भी ब्रीथिंग फॉर्म का यूज नहीं कर सकता वो उसका मजाक उड़ाता है और इसी बात पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। गेन्या इनोसुके को नीचे पटक देता है। तांजीरो गेन्या से कहता है अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर तांजीरो गेन्या को वो बात बता देता है जो कि हमें इस चैप्टर में नहीं बताई गई। इसके बाद तांजीरो जेनेत्सु के लिए खाना लेकर जाता है। जेनेत्सु यहाँ बिल्कुल शांत बैठा था। तांजीरो पूछता है क्या उसने अपना बोल्डर मूव कर लिया, जिस पर जेनेत्सु मना कर देता है। तांजीरो को जेनेत्सु की चिंता होने लगती है क्योंकि वो कभी भी ऐसे बात नहीं करता था। वो जेनेत्सु से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर जेनेत्सु कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है और तांजीरो को थैंक यू कहता है। इसके बाद तांजीरो गियू के पास जाने लगता है। रास्ते में वो जेनेत्सु और नेजुको के बारे में सोचकर परेशान होने लगता है। फिर तांजीरो गियू की बिल्डिंग या डोजो के यहाँ आ जाता है। वो देखता है कि सानेमी और गियू आपस में लड़ रहे हैं। सानेमी गियू पर विंड ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म डस्ट व्रिल विंड कटर का यूज करता है पर गियू इस अटैक को आसानी से डॉज कर देता है। तांजीरो इन दोनों की स्पीड को देखकर चौंक जाता है पर वो इनके अटैक्स को नोटिस कर पा रहा था। फिर गियू सानेमी पर वाटर ब्रीथिंग का फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड यूज करता है पर सानेमी भी इसे आसानी से डॉज कर देता है। फिर सानेमी विंड ब्रीथिंग का फिफ्थ फॉर्म कोल्ड माउंटेन विंड्स और गियू वाटर ब्रीथिंग का 7th फॉर्म ड्रॉप राइफल थ्रस्ट यूज करता है। दोनों के अटैक से उनकी स्वॉर्ड्स टूट जाती हैं। सानेमी कहता है चलो अब हम हाथों से लड़ते हैं। तांजीरो जल्दी से उन दोनों के बीच में आकर उन्हें रोकता है। सानेमी उसे देखकर कहता है तुम्हें तो मुझसे दूर रहने के लिए कहा था ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तांजीरो कहता है तुम दोनों उहागी के लिए लड़ रहे हो, वैसे मैं बता दूं ये एक जापानीज डिश है। तांजीरो कहता है तुम लड़ो मत, मैं तुम दोनों के लिए वो डिश बना देता हूँ। सानेमी कहता है क्या ये कोई मजाक चल रहा है। तांजीरो बताता है कि जब वो सानेमी की यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था तब उसे वहाँ उहागी की स्मेल आती थी, जिससे तांजीरो को पता चल जाता है कि सानेमी को उहागी पसंद है। गियू पूछता है क्या ये सच है सानेमी, जिस पर सानेमी कहता है हाँ उहागी काफी टेस्टी होती है, मुझे अपनी दादी की उहागी काफी पसंद थी। फिर तांजीरो को एक जोरदार पंच लगाता है। इसके बाद तांजीरो की आंख खुलती है जहाँ गियू उसके पास बैठा था पर सानेमी वहाँ पर नहीं होता। तांजीरो गियू से पूछता है कि वो सानेमी से क्यों लड़ रहा था, जिस पर गियू बताता है कि वो इनकी ट्रेनिंग का पार्ट है। गियू बताता है कि वो खुद को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाता इसलिए सानेमी को उस पर गुस्सा आता है। गियू को एक आइडिया आता है कि जब वो सानेमी से मिलेगा तब वो उसे एक उहागी गिफ्ट करेगा। तांजीरो को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। यहाँ सानेमी को तांजीरो पर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी झाड़ियों में से उसे किसी की आवाज आती है। वो झट से उसे पकड़ लेता है और देखता है कि ये किसी डीमन की आंख है। ये आंख नाकीमे की होती है जो वो इन्फिनिटी कासल से कंट्रोल कर रही थी। यहाँ मेंशन में मास्टर और उनकी पत्नी के यहाँ डीमन किंग मुजान किबुत्सुजी आता है। मास्टर को महसूस हो जाता है कि मुजान आ गया है। मुजान कगाया को देखकर कहता है तुम्हारी हालत बहुत खराब है और इसी के साथ ये हशीरा ट्रेनिंग आर्क कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद शुरू होगा इन्फिनिटी कासल आर्क जो कि सीजन 4 में ही आएगा पर आधा ही आर्क सीजन 4 में आएगा, बाकी का पूरा आर्क सीजन 5 में और फाइनल आर्क सीजन 6 में कवर होगा, जिसको बनाने में 3 साल लगेंगे पर मैं आपके लिए उसे पूरा कवर कर दूंगा। कमेंट्स में बताना आपको ये आर्क कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।